कैसे हैं आप? आज सुनिए एक ऐसी कहानी जहां एक मिडिल क्लास मास्टर एक विधवा मां की जिंदगी बदलने आता है। यह सिर्फ प्यार की नहीं, इज्जत, भरोसे और इंसानियत की कहानी है जो आपकी आंखें नम कर देगी, क्योंकि समाज आज भी विधवा के प्यार को गुनाह समझता है। तो तैयार हो जाइए, यह कहानी सिर्फ रोमांस नहीं, एक मिसाल है इंसानियत की। और सुनने के बाद कमेंट में बताना यह दिल छू गई या नहीं। तो कहानी ना की शुरुआतें होती है एक गांव से जहां विधवा नीना और उसका बेटा युवराज रहता था। वहां एक मास्टर की नियुक्ति होगी। पहली पोस्टिंग मिली थी एक छोटे से गांव के स्कूल में। नाम अमरपुर। आबादी 2000 से भी कम रही होगी, पर उस स्कूल की पहली क्लास में एक चेहरा था जो कुछ कहता ही नहीं था। उसका नाम युवराज था। बाकी बच्चे हंसते, शोर मचाते, ये बस खिड़की से बाहर ताकता रहता था। मुझे लगा शायद नया है इसलिए, पर टीचर बोले ये 2 साल से ऐसा ही है। दूसरे दिन मैंने उस क्लास में पढ़ाना शुरू किया। बच्चों ने मेरा नाम पूछा, पर उसकी नजरें अब भी जमीन पर थीं। बस पेंसिल घुमाता रहा। शब्दों की जगह चुप्पी थी। मुझे याद है छुट्टी के बाद सब बच्चे दौड़ गए थे, पर वो रुका रहा। स्लेट बैग कांपी में रखा, फिर देखा मेरी तरफ। पहली बार उसकी आंखों में कुछ था, डर नहीं, सवाल था। मैंने पूछा, घर से कौन आता है तुम्हें लेने? उसने सिर हिलाया, नहीं मैं। फिर अपनी बैग उठाई और अकेले चल पड़ा। मैं दूर से देखता रहा। वो बच्चे जैसा नहीं लगता था, वो किसी पुराने घाव जैसा लगता था। वो पहला दिन था जब मैंने सिर्फ एक टीचर की नौकरी नहीं शुरू की थी। मैंने किसी की कहानी का पहला पन्ना खोला था जिसे पढ़ना अभी बाकी था। और उस कहानी में एक किरदार और आने वाला था जो आज नहीं, लेकिन बहुत जल्दी दिखेगा। दूसरा दिन भी वैसा ही था। बच्चे शोर मचाते, वो फिर कोने में बैठा हुआ था, पर मेरी नजर अब उस पर ही रहती थी। आज मैंने नाम लेकर पुकारा, युवराज। उसने सिर उठाया, हक्का बक्का। कभी किसी ने उसे ऐसे पुकारा नहीं था शायद। मैंने कहा, आओ बोर्ड पर लिखो। वो कांपा। उसके चौक को हाथ में लेते ही उंगलियां कांप गईं। क्लास खिलखिला पड़ी। मुझे गुस्सा आया, शांत रहो सब। तब पहली बार उसकी आंखों में डर के साथ भरोसा भी था। छुट्टी के बाद मैंने उसे रोका, पास बैठाया, पूछा, कहां रहते हो? धीमे से कहा, गांव के बाहर। मां है? उसने सिर हिलाया, हां। मैंने कहा, कल मैं आऊंगा तुम्हारे घर। उसने आंखें फाड़ के देखा, कहना चाहा कुछ, पर बोला नहीं, बस भाग गया। पर पहली बार वो मुस्कुराया भी था। उस मुस्कान में जो कह दिया था वो पूरी किताब में भी लिखा नहीं था ही। तीसरे दिन मैं स्कूल नहीं गया, क्योंकि कहीं और जाना था। युवराज के घर, सिर्फ एक बच्चे से मिलने नहीं, उसकी कहानी समझने। रास्ते में एक मोड़ पर मैंने उसे देखा। साड़ी में थी, बाल बंधे हुए, चेहरा पर मुस्कान, खूबसूरत। मैं बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। दिल ने कहा, कौन होगी ये? मैंने साइकिल धीमी कर दी। वो नजरें झुकाकर निकल गईं। मैं मुस्कुराया, शायद यूं ही, फिर अपने रास्ते चल पड़ा। गांव के बाहर झोपड़ी जैसा घर था। दीवारों से ज्यादा दरारें थीं। मैंने दरवाजा खटखटाया, वो खोला। उसका चेहरा वही, शांत पर डरपोक। मां है? मैंने पूछा। उसने मुंडी हिलाई, हां। बुलाओ? वो अंदर भागा। कुछ पल बाद एक आवाज आई, धीमी, आइए। और वही थी, वही लड़की, साड़ी में सिर ढका हुआ। अब तक मेरी नजरों में वो एक अजनबी थी, और चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ थकिन थी। अब वो किसी की मां थी। मैंने कहा, मैं युवराज का मास्टर हूं, आज आपको जानने आया हूं। वो चौंकी, धीमे से बोली, काफी लोग तो भूल गए हमें। कुछ देर दोनों चुप। मैंने बात बदली, चाय मिलेगी? उसने देखा, फिर अंदर चली गई। वो पहली बार थी जब किसी ने उसके घर आकर बैठकर चाय मांगी थी। उस दिन मैंने किताबें नहीं पढ़ाई, बस इंसानों को पढ़ा। वो चाय रख गई हमारे बीच, 2 मिट्टी के कप, भाप उड़ती रही। हम दोनों खामोश रहे। शब्द कहां थे हमारे पास? फिर उसने कप उठाया, धीमे से कहा, साहब आपको क्या करना है जान के? उस आवाज में थकावट नहीं, हिम्मत थी। मैंने कप उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराकर कहा, जो भी है सुनूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा। वो चुप हो गई, कप में देखती रही, फिर बोली, ये घर नहीं है साहब, बस रहने की जगह है। घर तो जहाँ कोई याद करे। मैं कुछ नहीं बोला। हवा भारी थी, उसकी आवाज टूटी, पति गया तो सबने दूर कर दिया, बेटा बचा है, उसी के लिए ही जिंदा हूँ। मैंने उसके बेटे को देखा, मिट्टी में बैठा, मुस्कान ढूंढता। वो बच्चा, मेरे क्लास का सबसे शांत बच्चा। उस दिन मैंने जिंदगी का सबसे अच्छी ज्ञान लिया, बिना कोई किताब पढ़े। मैं बस बैठकर सुनता रहा, जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहा हो, जिसके पन्ने फटे हों लेकिन कहानी बाकी हो। वो कुछ नहीं बोली फिर, लेकिन मुझे लगा
आज वो अकेली नहीं थी और मैंने तय कर लिया, अगली बार पढ़ाने नहीं, साथ बैठने आऊंगा। अगले हफ्ते में फिर गया, लेकिन इस बार किताबों के साथ नहीं, बस एक दिमाग में कहानी लेकर। उस झोपड़ी का रास्ता अब उतना डरावना नहीं लगा, क्योंकि पता था कोई इंतजार कर रहा है। दरवाजा खटखटाया, युवराज दौड़कर आया। उसकी मुस्कान में भरोसा था, पहले वाली डर नहीं। मां है? मैंने पूछा। उसने बिना बोले अंदर इशारा किया। मुझे बुलाना नहीं पड़ा, मैं खुद अंदर चला गया। वो देख रही थी, मेरे हाथ खाली थे। मैंने कहा, आज पढ़ाने नहीं आया, आज कहानी सुनाने आया हूं। वो हंसी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। युवराज मेरे पास आ बैठा। मैंने धीरे से कहना शुरू किया, एक बार की बात है, बाबे तू बर साबिल कर कबाहे। मैंने एक कहानी सुनाई, राजकुमार की नहीं, मजदूर की, जो सब हारकर भी हारा नहीं, जो हर दिन सोचता कल बेहतर होगा। वो कहानी मैं उनके लिए नहीं, अपने लिए भी सुना रहा था, क्योंकि मुझे भी यकीन चाहिए था कि कल बेहतर होगा। कहानी सुनने के कुछ दिन बाद मैं फिर गया, इस बार एक इरादा लेकर, युवराज को स्कूल लाने का। दरवाजा खोला, वही मुस्कुराहट। युवराज मुझे देखकर भागकर गले लग गया। मां पीछे से देख रही थी, थोड़ा डरी हुई। मैंने धीरे से कहा, चलोगे स्कूल? वो तुरंत हां बोल दिया, लेकिन मां ने आंखें नीची कर लीं। मैंने उसकी मां से कहा, बहुत अच्छा बच्चा है, बस एक मौका चाहिए। वो कुछ नहीं बोली। तभी बाहर से आवाजें आईं। गांव के कुछ लोग जमा थे। साहब, यहां पढ़ाई का क्या काम, भेजोगे शहर भागने? हंसी उड़ाते रहे। मैं चुप रहा, क्योंकि गुस्सा बेकार था। मैं उनके तर्क नहीं तोड़ सकता था, सिर्फ यकीन दे सकता था। मैंने धीरे से युवराज की मां से कहा, एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, कल स्कूल भेज दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो चुप रही, लेकिन उसके आंसू गिरे। उस दिन मैंने लड़ाई नहीं जीती, बस भरोसा जीतने की कोशिश की। अगली सुबह स्कूल जल्दी पहुंच गया। कागज पेंसिल सब तैयार कर रखी। आज मेरे क्लास में एक नया बच्चा आना था, लेकिन दिल में हल्की धुक-धुकी थी। क्या आएगा, या गांव की बातें उसे रोक लेंगी? घंटी बजी, बच्चे भागते हुए आए, शोर, हंसी, आवाजें, लेकिन मेरी नजर दरवाजे पर टिकी थी। कुछ देर बाद देखा, दूर से वो आता दिखा। युवराज, नंगी पांव, हाथ में कापी दबाए। मैं मुस्कुराया। मेरी जीत नहीं थी, उसकी मां की हिम्मत थी। वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, धीरे से बोला, मास्टर जी, मैं भी पढ़ूंगा। मैंने कहा, आजा बेटा, तू भी पढ़ेगा। सबसे आगे बैठाया। उस दिन क्लास में नया नाम लिखा, युवराज, और गांव वालों को एक जवाब दिया बिना कुछ कहे। हर सुबह मेरा एक ही काम था, युवराज को लेने जाना, हाथ पकड़कर स्कूल लाना। मुझे लगता मैं उसका मास्टर नहीं, भाई हूं, या फिर एक पाकी। गांव वाले देखकर हंसते थे, बड़ा साहब बना घूमता है, अब दलित के बच्चे पढ़ाएगा। उनकी हंसी कानों में गूंजती रहती। मैं चुप था, क्योंकि जवाब देने से बेहतर था उसे स्कूल पहुंचाना। एक दिन उसकी मां ने रोक लिया, कहने लगी, साहब, कल से मत लाना, मैं कर्ज चुकाने शहर जाऊंगी, ये अकेला रहेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, कर्ज कितना है? वो बोली, 5,000। 5,000 मेरे लिए कुछ नहीं था, पर उसके लिए पूरी जिंदगी। मैंने धीरे से कहा, मुझे एक दिन दे दो, मैं कुछ करूंगा। उसने सिर झुका लिया। पहली बार मुझे भी डर लगा। उस दिन घर लौटने पर मैंने खुद को आईने में देखा। मैं मास्टर था, लेकिन अब मुझे आदमी बनना था, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाए, बल्कि उसके साथ रहेगा जिंदगी की हर मोड़ पर। अगली सुबह मैंने थैला उठाया, गांव से बस पकड़ी, जेब में बस किराया था, दिल में सिर्फ एक चीज, वो बच्चा स्कूल जाए। बस में बैठा तो खिड़की से गांव दिख रहा था, वो झोपड़ी, वो औरत, वो बच्चा, सब पीछे छूट रहा था, लेकिन मैं उन्हें छोड़ने नहीं जा रहा था। शहर पहुंचते ही एक पुराना दोस्त मिला। उसने पूछा, अरे मास्टर, गांव छोड़कर यहां क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, किसी के लिए कुछ मांगने आया हूं। वो हंसा, किसी के लिए? तू तो बहुत बड़ा आदर्शवादी बन गया, क्यों कर रहा है ये सब? मैंने उसे देखा, धीरे से बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ मास्टर नहीं हूं, मैं उनके साथ रहूंगा हर मोड़ पर। वो दोस्त चुप हो गया, फिर बोला, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले ले। उस दिन मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने भरोसा मांगा, और शायद पहली बार मुझे भी किसी ने दिया। शहर से लौटा तो हाथ में पैसे थे, दिल में हल्की सी राहत भी। गांव वही था, कच्ची गली, टूटी छत, लेकिन आज मैं उसे बदलने आया था। दरवाजे पर पहुंचा, युवराज दौड़कर गले लग गया।
मां देखती रही। मैंने नोट निकाले। ले बहन, ये ले, कर्ज चुका दे, अब बच्चा स्कूल जाएगा रोज। वो घबराई, धीरे से बोली, अब 5,000 नहीं मास्टर जी, साहूकार ने ब्याज जोड़ दिया है, 10,000 हो गया है, घर गिरवी रख लिया है। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर जेब में हाथ डाला, पुरानी डायरी, कुछ सिक्के, कुछ और नोट, सारी जमा पूंजी निकाल दी, गिना, पूरा 10,000। उसने रोते हुए मुझसे पैसे लेने से मना किया। मास्टर जी, ये आपके घर का होगा, क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने उसकी हथेली खोली, नोट रखे, धीरे से कहा, ये सिर्फ कर्ज नहीं चुकाएंगे, ये वादा करेंगे तुम्हारे बेटे को आदमी बनाने का और तुम्हें मां बुलाने का हक देने का। उसने पैसे पकड़ लिए, कांपती आवाज में बोली, मास्टर जी, अब ये बच्चा आपका भी है। मैं कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। अगली सुबह मैं स्कूल के रास्ते निकला तो गांव की गलियों में फुसफुसाहट थी। मास्टर और वो विधवा, हर आवाज कान में चुभ रही थी। मैंने अनसुना किया, पर अंदर से हिला हुआ था। मैं मास्टर था पर इंसान भी। स्कूल पहुंचा तो युवराज बाहर खड़ा था। मास्टर जी, उसकी आवाज ने सब मिटा दिया। मैं झुका, तैयार हो? वो हंसा, आज मां ने खुद बाल बनाए। उसकी मासूमियत मेरी ढाल बन गई। क्लास में पढ़ाते हुए मैंने देखा नीरा बाहर खड़ी थी, कपड़े सादे हुए पर आंखों में डर। बच्चे पढ़ रहे थे पर मेरी नजर बार बार उस पर जाती। मैंने हाथ से इशारा किया, बैठो। वो नहीं आई। छुट्टी के बाद उससे मिला। मैंने कहा, गांव कुछ भी कहे पर तुम मां हो, इज्जत की हकदार। उसकी आंखें भीग गईं, धीमे से बोली, मास्टर जी, सब सुनते हैं पर आप सुनते भी हैं। मैंने सिर्फ सिर झुका लिया, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं, बस साथ था। गांव में अब बातें और खुलकर होने लगी थीं। मास्टर रोज उसके घर जाता है, अब पढ़ाई कम, मोहब्बत ज्यादा लगती है। मैं चुप था, क्योंकि आवाजों से नहीं, निगाहों से चोट लग रही थी। वो दिन आया जब पहली बार मैंने उसके घर जाते वक्त पीछे देखा। किसी ने नहीं देखा, पर मुझे लगा सब देख रहे हैं। दरवाजा खुला, वो मुस्कुराई, आइए मास्टर जी। पर मेरी मुस्कान कहीं छुप गई थी। बैठे कुछ देर। बच्चा कॉपी में कुछ लिख रहा था, वो रोटियां सेंक रही थी, और मैं सोच रहा था, क्या ये सब सही है? सब ठीक है ना मास्टर जी? नीरा, गांव बहुत कुछ बोलता है। वो बात मुझे छू गई। उसकी हिम्मत ने मेरी डर को हराया। मैंने पहली बार कुछ नहीं छुपाया, बस देखा, मुस्कुराया। रात हो चुकी थी। जाने लगा तो उसने कहा, कल पहली बार गांव में मेले लगेगा, अगर आए तो युवराज को संग ले आइएगा। अगली सुबह गांव में गहमा गहमी थी। मेले की तैयारी, झूले, चाट, मटके फोड़ का खेल। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और था। मैं युवराज को लेने उसके घर गया। वो तैयार खड़ा था। मां ने उसके बाल संवारे थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मास्टर जी, संभाल लीजिए इसे। उसकी आवाज में भरोसा था, लेकिन एक हल्की सी दुआ भी। मेले में पहुंचते ही गांव के लोग मिले, हंसी मजाक, लेकिन कुछ निगाहें सवाल करती थीं। मैंने नजरें झुका लीं, पर युवराज ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, मत डरना। हमने झूला झूलाया, चाट खिलाई। मेरे पैसे खत्म हो गए, पर दिल भर गया। तभी भीड़ में मुझे वो दिखी, नीरा, सफेद साड़ी में, हल्की मुस्कान लिए, लेकिन अकेली। मैं उसके पास गया, कुछ कहने ही वाला था, तभी गांव के सरपंच की आवाज आई, क्यों मास्टर, मेले में भी पढ़ाई होगी? चारों तरफ हंसी गूंजी। मेरे कान जल गए, पर मैंने जवाब नहीं दिया, बस युवराज का हाथ और कस के पकड़ लिया। नीरा ने सर उठाया, धीरे से बोली, चलो मास्टर जी, बच्चे के लिए मेला है, तमाशा नहीं। उस दिन गांव वालों ने जो देखा, वो एक मर्द और औरत नहीं थे, वो दो लोग थे जो एक बच्चे का बचपन खरीदने निकले थे। मेला खत्म हो गया। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। नीरा भी चुप थी। युवराज थककर मेरी गोद में सो गया। घर के बाहर पहुंचकर मैंने उसे नीरा की गोद में दिया। उसने जल्दी से बच्चे को संभाला, लेकिन मेरी नजर उसके चेहरे पर थी। थक गया है मेला देख के। मैंने हंसने की कोशिश की, वो भी मुस्कुराई, पर हंसी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं पलटने ही वाला था, तभी उसकी आवाज आई, मास्टर जी, क्यों करते हो इतना? मैंने उसकी आंखों में देखा, थकावट थी और भरोसा भी। धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ मास्टर नहीं हूं, मैं उसका कुछ हूं, तुम्हारा भी कुछ हूं शायद। वो चौंकी नहीं, बस सिर झुका लिया। कांपती आवाज में बोली, किस हक से? मैं चुप था। हक तो नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो बस यही हक मांग रहा हूं। स्कूल से लौट रहा था, रास्ते में देखा कुछ लोग चबूतरे पर बैठे थे। मेरे आते ही बातें शुरू हो गईं। देखो, मास्टर साहब बड़े दयालु हो गए हैं, विधवा के घर रोज जाते हैं। मैंने सुना, रुक गया, धीरे से कहा, कुछ कहना है तो सामने कहो। एक आदमी उठा, कहने लगा, हक जताते हो उस औरत पर?
मेरा खून खौल गया। मैंने कहा, हक नहीं जताता, जिम्मेदारी लेता हूं। उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं गिरा, हाथ छिल गया, पर मैं लड़ा नहीं, बस उठकर सीधा उसके घर की तरफ चल पड़ा। नीरा के दरवाजे पर पहुंचा। उसने मुझे देखा तो हक्की बक्की रह गई। मेरे हाथ से खून बह रहा था। ये क्या हुआ मास्टर जी? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ नहीं बोला, बस अंदर आ गया। वो दौड़कर पट्टी निकाल लाई। उसने मेरे हाथ पकड़े, साफ किया, दवाई लगाई और आंसू छुपाने लगी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए लड़ा हूं, क्योंकि अब मैं सिर्फ मास्टर नहीं हूं, तुम्हारा कुछ हूं शायद। वो सुन्न रह गई, फिर सिर झुका लिया। आंसू उसकी पलकों से लुढ़क गए। मैंने फिर कहा, हक नहीं मांगता, बस इजाजत चाहता हूं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ रहने की। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ थामे रही, वो हाथ जिसने आज उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। मास्टर जी चले गए थे। घर में सन्नाटा था, बस चूल्हे की बुझी राख और मेरे सवाल। मैंने धीरे से उसका फोटो उठाया। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या करेगी? मैं रोई नहीं, आज आंखों में पानी नहीं था, आज दिल में जवाब था। मैं बोली, देख रहे हो ना, जिसे सब ने हमारा बोझ कहा, उसने हमें अपना कहा है। तुम्हारे बाद मैं डर गई थी, सोचा था अकेली रहूंगी, पर अब नहीं। वो हमें घर देगा, इज्जत देगा और मुझे एक साथी। मैं हाँ कहूंगी, आज नहीं तो कल, पर मैं उसे अपना कहूंगी, क्योंकि औरत का हाथ थामने के लिए किसी से भीख नहीं मांगूंगी, मैं खुद उसका हाथ पकड़ूंगी। अगले दिन सुबह स्कूल के बाहर गांव के लोग इकट्ठा थे। कई आंखों में सवाल, कुछ में गुस्सा और कुछ में मजाक। लेकिन सामने बैठा था हेडमास्टर, प्रधान जी और मास्टर जी चुपचाप। एक आदमी बोला, साहब ये क्या हो रहा है स्कूल में? गांव की विधवा और मास्टर के बीच क्या चल रहा है? हेडमास्टर कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक वो आई, दौड़ती हुई। जमीन पर पांव जैसे आग बन चुके थे। रुकिए, सब लोग चुप हो जाइए। किसी विधवा का मतलब ये नहीं कि वो फिर से शादी नहीं कर सकती। औरत का पति मरा तो उसका अधिकार भी मर गया क्या? हम 2025 में जी रहे हैं। सोचिए, बदलिए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। हाँ, मैं उससे विवाह करूंगी, क्योंकि उसने मुझे अपनाया बिना सवाल के, और अब मैं उसके साथ खड़ी हूं, सबके सामने। जब मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? पंडित जी, मंदिर में मुहूर्त निकालिए, इसका विवाह इसी गांव में होगा और ये पंचायत का फैसला है। उस दिन पहली बार गांव की हवा बदली थी, जिसने कभी उन्हें चुप करवाया था। आज वो उसी गांव के बीच खड़े थे, सिर उठाकर,